प्रिय विद्यार्थियों एवं सम्मानीय श्रोतागण, आज के व्याख्यान मंथन में मेरी ओर से भी आप सभी को आज के सायंकालीन सत्र में मेरी ओर से भी आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान मंथन में एमएससी पूर्वाध रसायन शास्त्र के सेमेस्टर प्रथम के समस्त विद्यार्थियों का आज के व्याख्यान चर्चा में हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। प्रिय विद्यार्थियों, पुनः आज का जो विषय मैं दोहरा देना चाहता हूँ उसका शीर्षक है रासायनिक गतिकी के मूलभूत सिद्धांत एवं अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों का सिद्धांत। उक्त विषय एमएससी प्रीवियस रसायन शास्त्र से सेमेस्टर 1 से प्रश्न पत्र 33 से भौतिक रसायन विषय के रूप में चुना गया है। आज का जो विषय इकाई 33 से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। पुनः आज का विषय एमएससी प्रीवियस केमिस्ट्री से लिया गया है। आज का विषय प्रश्न पत्र 33 से भौतिक रसायन विषय से इकाई 33 से रासायनिक गतिकी के रूप में चुना गया है। प्रिय विद्यार्थियों, आज का जो शीर्षक है इसमें दो प्रमुख बिंदुओं पर आज का हमारा विषय आधारित होता है, जिसमें पहला वाला जो भाग होता है रासायनिक गतिकी का मूलभूत सिद्धांत है। इसके अंतर्गत जो है हमें रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए प्रमुख परिभाषाएं, बिंदुओं इत्यादि का हमें विवेचना करनी होगी। अगला वाला जो आज की इस विषय का अगला वाला जो भाग है वो अभिक्रिया वेग को निर्धारित करने वाले टक्करों के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। आइए सबसे पहले रासायनिक गतिकी क्या होती है भौतिक रसायन में इकाई तृतीय में उक्त भौतिक रसायन की उक्त शाखा का क्या योगदान है, किस तरह से ये रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों और क्रियाफलों के संदर्भ में हमें कौन सी महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करती है। प्रिय विद्यार्थियों, विगत रासायनिक गतिकी से जुड़े हुए हम उस वीडियो में हमने कई अनेकों महत्वपूर्ण व्यवहारिक जीवन से जुड़े हुए रासायनिक गतिकी के संदर्भ में हमने अनेकों महत्वपूर्ण दृष्टांत कक्षा में प्रतिपादित किए थे, प्रस्तुत किए थे। उन्हीं महत्वपूर्ण दृष्टांतों को, उदाहरणों को आधार मानते हुए आज की व्याख्यानों का हम आगाज करते हैं, शुभारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले मैं आप सभी को रासायनिक गतिकी भौतिक रसायन में रासायनिक अभिक्रियाओं में क्रियाकारकों एवं क्रियाफलों के संदर्भ में कौन सी महत्वपूर्ण सूचनाएं प्रदान करती है, उक्त संदर्भ में मैं दो महत्वपूर्ण आप सभी के सम्मुख लेकर के आ रहा हूं। उसमें कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है, माना कि प्रथम रासायनिक अभिक्रिया एस्ट्रो का जल अपघटन है। उन एस्ट्रो के जल अपघटन में आप देखेंगे उक्त अभिक्रिया जो है आप देखेंगे कि इसमें एस्टिक एसिड और एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। आप देखेंगे इस प्रकार से हमने क्रियाकारकों के रूप में एथिल एसीटेट और जल को हमने प्रयोग में लिया है और क्रियाफलों के निर्माण में हमें एसिटिक एसिड और एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त रासायनिक अभिक्रिया में संपन्न होने में, उत्पादों के निर्माण है, क्रियाफलों के निर्माण में उक्त रासायनिक अभिक्रिया अनेकों पथों, अनेकों पदों से होकर के गुजरती है और कई तरह की रासायनिक घटना है, गतिविधियां प्रक्षिप्त की जाती है, तब जाकर के रासायनिक अभिक्रियाओं में हमें उत्पाद क्रियाफल की सुप्राप्ति होती है। रासायनिक अभिक्रिया में कई इस तरह की रिएक्शंस अभिक्रियाएं ज्ञात है जो धीमी गति संपन्न होती है। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जो तीव्र गति संपन्न होती है। कुछ ऐसी भी जटिलतम अभिक्रियाएं ज्ञात होती है जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है। उन एक से अधिक पदों में एक पद जो होता है धीमी गति से संपन्न होता है और शेष पद जो होता है तीव्र गति से संपन्न होता है। पहला वाला जो पद जो धीमी गति से या एक पद जो होता है जो धीमी गति से संपन्न होता है वो वेग निर्धारक पद होता है और शेष जो पद होता है तीव्र गति से संपन्न होता है। उन तीव्र पदों को रासायनिक अभिक्रिया की कोटि के निर्धारण में सम्मिलित नहीं किया जा सकता, या अन्य शब्दों में हम यूँ कह सकते हैं जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया जो एक से अधिक पदों में संपन्न होती है, एक पद जो है धीमी गति से संपन्न होता है, उसमें कितने अणु परमाणु क्रियाकारक उपस्थित है उन सभी को
काउंट करके, योग करके, उन पर विचार करके अभिक्रिया की कोटि को निर्धारित किया जाता है। तो ऐसी स्थिति में अब हमारे पास में सवाल ये उठता है कि ये रासायनिक गतिकी जो है ये भौतिक रसायन विज्ञान में किस तरह से अपना अहम किरदार निभाती है। तो इसको हम यूँ परिभाषित करते हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, भौतिक रसायन में रासायनिक गतिकी वो महत्वपूर्ण शाखा होती है जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में क्रिया कारकों का, क्रियाफलों का, सांद्रताओं का, संरचनाओं का एवं अभिक्रिया वेगों का और सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन का अध्ययन करवाती है, बोध करवाती है। ऐसी भौतिक रसायन की शाखा रासायनिक गतिकी कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, उक्त परिभाषा को मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूँ, जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक गतिकी भौतिक रसायन की वो महत्वपूर्ण शाखा होती है जिसमें उस क्रिया कारक और उस क्रियाफल से जुड़े हुए संरचना हो, क्रिया विधि, अभिक्रिया वेग तो अभिक्रिया दर का, सांद्रता और समय के सापेक्ष परिवर्तन का बोध करवाती है, ज्ञान प्रदान करती है। ऐसी शाखा हमें रासायनिक गतिकी कहलाती है। प्रिय विद्यार्थियों, उस परिभाषा में आप देखेंगे एक महत्वपूर्ण जो है, पिछले रासायनिक बल गतिकी से जुड़े हुए उस वीडियो के बारे में भी मैंने बताया था कि इस रासायनिक बल गतिकी में, इस रासायनिक गतिकी में आप देखेंगे अभिक्रिया वेग का एक खास अहम किरदार होता है, एक विशेष जो इसका योगदान होता है। प्रिय विद्यार्थियों, मैं सबसे पहले आपको अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया दर जो दोनों एक ही हैं, प्राय विद्यार्थियों इस अभिक्रिया वेग का वेग के साथ क्या संबंध होता है, क्या वेग और अभिक्रिया वेग जो है दोनों एक ही होते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, ऐसी स्थिति में दोनों राशियों को लेकर के प्राय विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, वेग जो होता है भौतिक विज्ञान में प्रयोग में लिया जाता है। इस वेग की राशि को भौतिक विज्ञान में हम प्रयोग में लेते हैं किसी भी वस्तु का या कण का दूरी अथवा विस्थापन का समय के सापेक्ष जो परिवर्तन प्रेक्षित किया जाता है, परिकलित किया जाता है, वो राशि वेग कहलाती है। और इस वेग, इस राशि को सामान्यतः भौतिक विज्ञान में, विज्ञान की जो महत्वपूर्ण शाखा है भौतिक विज्ञान, उसमें प्रयोग में लेते हैं। इसके अलावा हमारे जो भौतिक रसायन विषय है उसमें जो है रासायनिक गतिकी में अभिक्रिया वेग क्या होता है, अभिक्रिया वेग, अभिक्रिया दर जो दोनों होते हैं वो समान ही होते हैं। तो क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों की सांद्रताओं का समय के सापेक्ष जो परिवर्तन प्रेक्षित किया जाता है उसको अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया की दर कहा जाता है। इस प्रकार से कि भौतिकी में या भौतिक विज्ञान में वेग जो होता है समय उभयनिष्ठ होता है। भौतिकी में जो वेग में हम सुपरिभाषित करेंगे उसमें दूरी का समय के सापेक्ष परिवर्तन को प्रेक्षित किया जाता है। इसके साथ ही भौतिक रसायन में, रासायनिक गतिकी में क्रिया कारकों अथवा क्रियाफलों का सांद्रताओं का समय के सापेक्ष परिवर्तन किया, अध्ययन किया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, जो इस प्रकार से जो क्रिया कारक और क्रियाफल आपस में, क्रिया कारक आपस में क्रिया करके कई रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से, रासायनिक परिवर्तनों के माध्यम से, रासायनिक हलचलों के माध्यम से जब क्रिया कारक क्रियाफल में रूपांतरित होता है, ऐसी स्थिति में दो प्रकार की शर्तें जो है इसमें लागू होती है। पहली वाली जो शर्त होती है वो उत्क्रमणता की शर्त होती है और दूसरे वाली जो शर्त होती है वो अनुत्क्रमणता की शर्त होती है। तो इन दोनों शर्तों को आप देखेंगे समावेशित करते हुए, साथ ही ऊष्मागतिक जो राशियाँ हैं, गिब्स फ्री एनर्जी जी है, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी ए है, एंट्रोपी जो है एस है, एंथैल्पी एच है, आंतरिक ऊर्जा ए है, और इन सभी तमाम महत्वपूर्ण ऊष्मागतिक राशियों को भी हम इस में जो है रासायनिक गतिकी के अंदर जो है उसको समावेशित करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को हम सुपरिभाषित करने के लिए श्यामपट्ट पर प्रिय विद्यार्थियों मैंने एक महत्वपूर्ण उदाहरण लिया है। इसमें देखेंगे मैंने श्यामपट्ट पर लिखा है अभिक्रिया का वेग या अभिक्रिया का दर क्या होता है। ये हम जो है सामान्य रासायनिक गतिकी के मूलभूत जो सिद्धांत है, सबसे पहले इन मूलभूत सिद्धांतों को सुस्पष्ट करना चाहते हैं। अपने जो इससे जुड़े हुए जो इसके जो मूलभूत धारणा है उनको सुस्पष्ट कर देना चाहते हैं, उनको स्मरण करना चाहते हैं। तो अभिक्रिया वेग या अभिक्रिया दर क्या होती है, श्यामपट्ट पर मैंने जो है ए और बी दो क्रिया कारक है सी और डी बनाते हैं। सी और डी जो यहाँ पर क्रियाफल अथवा क्रिया उत्पाद के रूप में प्रदर्शित करते हैं। आर का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट है और सी और डी जो यहाँ पर जो है उत्पाद है। माना कि क्रिया कारक ए और बी और क्रियाफल सी और डी की जो सांद्रता है, इन सांद्रताओं को प्रिय विद्यार्थियों मैंने सी ए, सी बी, सी सी और सी डी के रूप में अंकित किया है। इसको जो उच्चारण रूप में जो है
ए की सांद्रता, बी की सांद्रता, सी की सांद्रता, डी की सांद्रता। सी का मतलब कंसंट्रेशन यानी सांद्रता के रूप में जो इसको उच्चारित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर जो है ए, बी और सी और डी इन क्रिया कारकों को, क्रिया फलों को, इनकी सांद्रताओं का जो इसका जो प्रतीक रूप में मैंने यहाँ पर श्याम पट्टे पर वर्णित किया है। तो यहाँ पर देखेंगे ए की सांद्रता सी ए है, बी की सांद्रता सी बी है, सी की सांद्रता जो सी है सी सी है, डी की सांद्रता सी डी है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है, रासायनिक अभिक्रिया अग्र दिशा पे की ओर बढ़ती है, तो बलगतिकी का हम विश्लेषण करते हैं, बलगतिकी का हम विवेचन करते हैं। ऐसी स्थिति में आप देखेंगे समय परिवर्तन के दौरान, अभिक्रिया की उन्नति के दौरान प्रिय विद्यार्थियों ये प्रक्षित किया गया कि ए और बी जो है उनकी सांद्रता का मान घटता है। जिस सांद्रताओं का मान घटता है, ऐसी स्थिति में बलगतिकी में ऐसे क्रिया कारकों के लिए उनके सांद्रता का मान ऋणात्मक प्रक्षित किया जाता है। आप देखेंगे जैसे जैसे अभिक्रिया संपन्न होती है, अग्र दिशा में जाती है, ऐसी स्थिति में आप देखेंगे सी और डी जो उत्पाद थे, इनकी सांद्रता के मान में उत्तरोत्तर जो है वृद्धि प्रक्षित की जाती है। बलगतिकी में इनको धनात्मक चिन्ह के रूप में प्रक्षित किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर लिखा है सांद्रता का मान सी और डी का मान जो है बढ़ता है, अतः धनात्मक चिन्ह जो है प्रयोग में लिया जाता है। प्रिय विद्यार्थियों, सांद्रता और समय के बीच में जो है एक गतिकी, एक बल गतिकी जो है उक्त रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित हम आरेखित करते हैं, जिसमें सांद्रता को जो y अक्ष पर अंकित किया जाता है, प्रक्षित किया जाता है, लिया जाता है, और इसके साथ ही समय जो है x अक्ष पर जो है इसको अंकित किया जाता है। x अक्ष पर अंकित करने के पश्चात में प्राय आप देखेंगे प्रारंभ में जो क्रिया कारकों की सांद्रता का मान उच्चिष्ट अधिक था। तो ऐसी स्थिति में जो गतिक वक्र जो प्रारंभ होगा वो उच्चिष्ट बिंदु से प्रारंभ होगा, और आप देखेंगे जैसे जैसे जो है अभिक्रिया जो है अग्र दिशा की ओर संपन्न होती जाती है। अभिक्रिया की प्रगति के दौरान आप देखेंगे क्रिया कारकों की सांद्रता 4R, R का मतलब यहाँ पर रिएक्टेंट लिखा है मैंने, और रिएक्टेंट का मतलब होता है क्रिया कारक की कि प्रारंभ में t बराबर 0, प्रारंभिक समय 0 के संगत क्रिया कारकों की सांद्रता का मान उच्च था, और जैसे जैसे क्रियाफल का निर्माण होता है ऐसी स्थिति में आप देखेंगे क्रियाफल सी और डी की सांद्रता के मान में उत्तरोत्तर वृद्धि प्रक्षित हो जाती है। जहां पर क्रिया कारकों की सांद्रताएं घटती जाती है, ऋणात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। ठीक इसके विपरीत जो है क्रियाफलों की सांद्रताओं में जो है वृद्धि प्रक्षित की जाती है, धनात्मक चिन्ह प्रयोग में लिया जाता है। और ये वाला जो वक्र जो है कहा जाता है, इस वक्र को जो है गतिक वक्र या रासायनिक बलगतिकी वक्र कहा जाता है। अब बारी आती है हमारे पास में कि इस रासायनिक अभिक्रिया वेग को या इसके मान को कैसे परिकलित किया जाए, कैसे सुपरिभाषित किया जाए, और बलगतिकी रूप में इस अभिक्रिया के वेग के मान को किस प्रकार से प्रेक्षित किया जाए। ऐसी स्थिति में प्राय विद्यार्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा होती है। जब हम टकराव के सिद्धांत में जब हम प्रत्यक्ष रूप से अभिक्रिया वेग को जो हम वर्णित करेंगे, वहाँ पर इसको लिखेंगे, तो लिखने पर या वर्णित करने पर प्राय विद्यार्थी जो है उसमें जो आवश्यक बलगतिकी के अनुसार अभिक्रिया वेग को प्रदर्शित करने की आवश्यक जो सूचनाएं होती है, उसके अनुसार यदि रासायनिक अभिक्रिया का वेग विद्यार्थी जो है उसमें प्रचलित जो प्रतीक है, प्रचलित जो सिद्धांत है, अभिगणितों का पालन नहीं करते, ऐसी स्थिति में उनका टकराव के इस सिद्धांत में आप देखेंगे आवश्यक जो व्यंजक होता है वो गलत प्राय विद्यार्थी जो है उसको वर्णित करते हैं। और वर्णित करने के उपरांत में आइए सबसे पहले किस तरह से रासायनिक अभिक्रिया वेग को रासायनिक अभिक्रियाओं में किस प्रकार से जो प्रदर्शित किया जाता है। तो इसके लिए चूंकि हम देखेंगे माना कि हमारे पास ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ए, बी, सी और डी, तो ऐसी स्थिति में जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है या रासायनिक अभिक्रिया जो है क्रिया कारकों से क्रियाफलों की ओर बढ़ती है, ऐसी स्थिति में ए और बी की जो सांद्रता है उन सांद्रता का मान जो होता है घटता है। अब देखें गणितीय प्रक्रिया की धारणा का उपयोग में लेते हुए हम यहाँ पर लिखें, मैंने यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर लिखा है मैंने ए का अभिक्रिया का वेग, तो ए के अभिक्रिया का वेग यहाँ पर लिखा है मैंने डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब जो होता है जैसे जैसे रासायनिक अभिक्रिया संपन्न होती है ऐसी स्थिति में आप देखेंगे ए की सांद्रता का मान घटता है। तो गणितीय रूप में लिखेंगे माइनस का डी और सी ए अपॉन जो यहाँ पर विभाजित डी टी लिखेंगे। इसको समीकरण नंबर 2 के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। फिर से समझने का प्रयास करिए, बलगतिकी के रूप में जो है क्रिया कारक ए है हमारे पास में, इस ए को बलगतिकी के रूप में सूत्र के रूप में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। तो इसमें लिखेंगे ए की सांद्रता माइनस डी सी अपॉन डी टी होगा, क्योंकि क्रिया
कारकों की सांद्रता का मान घटता है। इसी तरह से आप देखेंगे बी भी हमारे पास में क्रिया कारक है, तो बी की भी समय परिवर्तन के दौरान सांद्रता का मान घटता है। इसको भी मैंने यहाँ पर लिखा है ऋणात्मक रूप में, माइनस जो हो जाएगा DCB विभाजित DT के द्वारा हो जाएगा। इस प्रकार 2 और 3 जो है क्रिया कारक ए और बी के संदर्भ में वांछित यथार्थ अभिक्रिया के वेग को जो है सूत्र के मान को दर्शाता है। आने वाले समय में प्रिय विद्यार्थी हो, हम यहाँ पर क्रिया फल सी और डी के संदर्भ में ही हम रासायनिक अभिक्रिया वेग के महत्वपूर्ण सूचना, उसकी परिभाषा को मान को निकालेंगे। वैसे भी परिभाषा यहाँ पर आ जाती है कि यहाँ पर देखेंगे DC/DT में लिखेंगे कि क्रिया कारकों के संदर्भ में यदि अभिक्रिया वेग को हम परिभाषा दें तो क्रिया कारकों के संदर्भ में इसकी परिभाषा कैसे निकल करके आती है। तो ऐसी स्थिति में लिखेंगे क्रिया कारकों का यहाँ पर ए और बी का, इन क्रिया कारकों का समय के सापेक्ष जो सांद्रता में जो परिवर्तन हुआ है इसको क्रिया कारकों के संदर्भ में अभिक्रिया का वेग कहा जाता है। ये इसकी परिभाषा है। आने वाले समय में हम क्रियाफलों के संदर्भ में और सामान्यतः उभयनिष्ठ रूप से जो है क्रियाफलों के संदर्भ में सामान्यतः उभयनिष्ठ रूप से जो है हम क्रिया कारकों की अभिक्रिया वेग और अभिक्रिया दर को आने वाले व्याख्यानों में विस्तार से चर्चा करेंगे। संबंधित विमा एवं मात्रा के बारे में विवेचना करेंगे। फिलहाल इतना ही। आप रखिए अपना ख्याल, मुझे दीजिए इजाज़त। पुनः आप सभी को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार।